एक बादशाह ने सपने में देखा कि उसके महल पर एक कौवा रबड़ी खा रहा है। बादशाह ने सवेरे दरबार में सपने का अर्थ पूछा, लेकिन कोई नहीं बता सका। तब बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम्हें मेरे सपने का अर्थ बतलाना होगा। वजीर ने डर के मारे हाँ भर ली और 3 महीने की अवधि लेकर घर आ गया। वजीर के 3 लड़कियां थीं। उन्हें पाने के लिए एक उस्ताद आया करता था। वजीर की भूख प्यास मिट गई थी और वो दिन प्रतिदिन सूखता चला जाता था। एक दिन उस्ताद ने वजीर से इसका कारण पूछा तो वजीर ने बादशाह के सपने की बात उस्ताद से कह दी। उस्ताद बोला कि अवधि पूरी होने पर आप मुझे दरबार में ले चले, मैं इसका अर्थ बादशाह को बतला दूंगा। उस्ताद के विश्वास दिलाने पर वजीर को आशा बंध गई कि यह अवश्य ही बादशाह के सपने का अर्थ ठीक ठीक बतला देगा। अवधि समाप्त होने पर वजीर उस्ताद को लेकर दरबार में गया और बादशाह से बोला कि यह आदमी आपके सपने का अर्थ बतलाएगा। उस्ताद बेचारे को कुछ पता नहीं था कि सपने का क्या अर्थ है। उसने बादशाह से कहा कि दरबार में एक छोटा तंबू बनवा दीजिए, मैं 1 घंटे उसमें रहूंगा और इसके पश्चात आपके सपने का अर्थ बतला दूंगा, लेकिन इस 1 घंटे की अवधि में कोई आदमी एक शब्द भी मुंह से न निकाले, अन्यथा मैं कुछ नहीं बतलाऊंगा। उस्ताद ने अपने बचने की एक तरकीब निकाली थी, लेकिन बादशाह ने तंबू तनवा दिया और सारे लोगों को बिल्कुल चुप रहने का आदेश दे दिया। जब 1 घंटा बीतने को आया तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारा मांगा हुआ समय पूरा हो गया है, अब मेरे सपने का अर्थ ठीक ठीक बताओ, अन्यथा तुम्हें सपरिवार पानी में पिलवा दिया जाएगा। उस्ताद ने सोच विचार कर कहा कि हजूर आपके साथ बेगम है, उनमें से एक बेगम चरित्रहीन हो गई है, बस यही आपके सपने का अर्थ है। बादशाह ने पूछा कि इसकी परीक्षा कैसे हो, तो उस्ताद बोला कि आप बेगम के महल का पहरा स्वयं दें और जिस बेगम के महल में आपके मना करने पर भी रात को दिया जल उठे, उसे ही आप कुलटा जाने। 1 महीने की अवधि में आपको इस बात का पता लग जाएगा। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि किसी भी बेगम के महल में दिया न जले और वह स्वयं रात को छुपकर महल का पहरा देने लगा। एक दिन आधी रात को एक बेगम के महल में अचानक दिया जल उठा। बादशाह छुपे तौर पर महल में गया तो उसने देखा भी पहरेदार वहां बेगम से बातें कर रहा है। कुछ देर बाद बेगम पहरेदार के साथ उसके घर गई और कुछ देर वहां रहने के पश्चात महल में लौट आई। बादशाह ने छुपकर उसकी सारी करतूत देख ली। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार में आते ही उस बेगम को कहलवाया कि यह श्रृंगार करके दरबार में आए। पहले तो बेगम ने ना कहा, बादशाह के दोबारा हुक्म देने पर वो श्रृंगार कर दरबार में आ गई। बादशाह ने उसका पर्दा हटवा दिया और बेगम से कहा कि दरबार में जो आदमी तुम्हें अच्छा लगे उसका हाथ पकड़ लो। बादशाह का हुक्म सुन रात वाले पहरेदार को बड़ी खुशी हुई। वो वही दूर खड़ा था लेकिन किसी बहाने से बेगम के पास तक आ पहुंचा। बेगम तो उसे ढूंढ ही रही थी, उसने झट पहरेदार का हाथ पकड़ लिया। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इन दोनों के हाथ पांव काटकर चौराहे पर गाड़ दो। बादशाह के हुक्म का तुरंत ही पालन हुआ। तब बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि तुम एक बड़ा कागज लेकर उन दोनों के पास बैठ जाओ और उन दोनों को देखकर लोग बाग जो कुछ भी कहें उसे दर्ज करते रहो। वजीर कागज लेकर वहां बैठ गया और उन दोनों को देखकर लोग जो कहते वो लिखने लगा। देखने वालों का तांता लगा था, कोई कुछ कहता कोई कुछ। वजीर को पलक मारने की फुर्सत न थी। उस्ताद को तो बादशाह ने रोक लिया था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी औरत वजीर की लड़कियों को पाने आया करती थी। रोज वो ठीक वक्त पर आ जाया करती थी, लेकिन आज वह भी बेगम और पहरेदार का तमाशा देखने गई थी, अतः उसे आने में देर हो गई। जब वो देरी से आई तो वजीर की लड़कियों ने इसका कारण पूछा। उस्ताद की औरत ने उन्हें सारी बात बतलाई। शाम हुई तो तीनों लड़कियां भी मर्दाने वेश बनाकर और घोड़ों पर सवार होकर तमाशा देखने चली। उन दोनों की हालत देखकर एक ने कहा, करनी का फल है, दूसरी ने कहा जैसी करी वैसी भरी। इस पर तीसरी ने कहा, करी तो सही पर करके नहीं जानी, मैं करती तो करके दिखा देती। यूं कहकर तीनों चली गई। वजीर ने तीनों की बातें दर्ज की और अंधेरा हो गया तो उठकर अपने घर आ गया। कागज उसने बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह कागज को उलटता पलटता रहा। देखते दिखाते उसकी नज़र वहीं पहुंच गई जहां वजीर की तीनों लड़कियों की बातें लिखी थी।
बादशाह वहीं रुक गया। उसने वजीर को बुलाकर कहा कि इन तीनों आदमियों को मेरे सामने हाजिर करो। वजीर ने कहा कि हुजूर, मैं लोगों की बातें लिखने में इतना तल्लीन था कि मैंने किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन वो तो शाही हुक्म था। लाचार वजीर फिर 3 महीने की अवधि लेकर घर आ गया। उसका खाना पीना छूट गया। वजीर की बेटियों ने पूछा तो वजीर ने बादशाह का हुक्म उन्हें सुना दिया। लड़कियों ने कहा, आप इतनी सी बात के लिए क्या घुले जा रहे हो? हम स्वयं ही बादशाह को इसका उत्तर दे देंगी। जिस दिन 3 महीने की अवधि समाप्त हुई और दरबार लगा, उस दिन वजीर की लड़कियां उसी प्रकार मर्दाने कपड़े पहनकर और घोड़ों पर सवार होकर दरबार में गई और उन्होंने बादशाह से कहा कि ये बातें हमने कही थी। बड़ी बोली कि मैंने कहा था, करनी का फल है। दूसरी बोली मैंने कहा था, जोरदार की। फिर तीसरी लड़की छाती ठोक कर बोली, करी पर पकड़ी गई, मैं करती तो करके दिखा देती। बादशाह को उसके हाव भाव से यह संदेह हो गया कि यह कोई लड़का नहीं है। अतः उसने छोटी लड़की को अकेले में ले जाकर पूछा कि सच सच बतला तो कौन है? वजीर की लड़की ने पहले तो बहुत टालने की चेष्टा की, लेकिन अंत में बताना पड़ा कि हम तीनों वजीर की बेटियां हैं। अब बादशाह ने वजीर से कहा कि अपनी छोटी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दे। वजीर की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसको बादशाह के साथ अपनी छोटी लड़की का विवाह करना पड़ा। जब विवाह हो गया तो नई बेगम के लिए जंगल में एक महल चिनवा कर बादशाह ने उसे वहां भेज दिया। महल में एक भी दरवाजा या खिड़की नहीं रखी गई, सिर्फ एक छोटा सा झरोखा रखा गया। एक बांदी आकर झरोखे में से बेगम को खाना दे जाती। कुछ दिन तो बेगम ने बादशाह की राह देखी, फिर निराश होने लगी। एक दिन उसने महल की दीवार पर लिखा देखा, मैं होती तो करके दिखा देती। वो समझ गई कि बादशाह ने इसी बात के लिए मुझे यहाँ बंद किया है। एक दिन उसने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी कि अपने घर से यहाँ तक सुरंग खुदवाई जाए, और वो चिट्ठी लेकर झरोखे के पास बैठ गई। किसी राह जाते के साथ उसने वो चिट्ठी अपने बाप के घर भेज दी। वजीर ने अपने घर से लेकर महल तक सुरंग बनवा दी। वजीर की छोटी लड़की अपने बाप के घर आ गई और उसने अपनी दासी को महल में भेज दिया। दासी उसी प्रकार झरोखे से खाना ले लिया करती। वजीर की बेटी ने 2-3 सेर सोने के बाजरे जितने छोटे छोटे दाने बनवाए और वह एक साधु का वेश बनाकर नगर के बाहर एक हवन कुंड बनाकर बैठ गई। हवन कुंड की राख में उसने सोने के कण मिला दिए। अब जो भी आदमी वहां आता, साधु उसे एक मुट्ठी राख दे देता और उससे कह देता कि इस राख को पानी में घोल लेना। पानी में राख डालते ही सोना अलग हो जाता। नगर भर में साधु की बड़ी ख्याति फैल गई। बात बादशाह तक पहुंची कि नगर में एक बड़ा साधु आया है। बादशाह भी वजीर को साथ लेकर साधु के पास पहुंचा। फकीर ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। जब वे जाने लगे तो फकीर ने उन्हें भी एक एक मुट्ठी राख दे दी और उनसे कह दिया कि कल इसी वक्त आना। जब वे चले गए तो फकीर ने शेष लोगों से कह दिया कि कोई भी 3 दिन तक यहाँ पर न आए, अन्यथा उसे बहुत हानि उठानी पड़ेगी। दूसरे दिन बादशाह और वजीर नियत समय पर आ पहुँचे। बादशाह ने पानी में राख घोल कर देखी थी और उसमें उसे काफ़ी सोने के दाने मिले थे। बादशाह को निश्चय हो गया था कि यह अवश्य ही कोई करामाती साधु है। साधु ने वजीर से कहा कि तुम भी जाओ। वजीर चला गया और बादशाह बैठा रहा। कुछ देर बाद जब बादशाह जाने को तैयार हुआ तो फकीर ने बादशाह की पीठ पर 4 चिमटे कसकर जमा दिए और बोला कि जाता कहाँ है? तुझे 3 दिन यहीं रहना होगा। मैं एक आवश्यक काम से 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। शाम को मेरी अचेली तुम्हारे लिए भोजन लेकर यहाँ आ जाएगी तो तुम भोजन कर लिया करना। यदि तुम्हें अकेले में डर लगे तो उसे भी साथ रख लेना। लेकिन खबरदार, जब तक मैं नहीं आऊं, यहाँ से कहीं मत जाना और न किसी को यहाँ आने देना। बादशाह ने नतमस्तक होकर साधु की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। साधु चला गया। शाम को एक अत्यंत सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए भोजन का थाल लेकर वहां आई। बादशाह ने छक कर भोजन किया और फिर वहीं पर बैठ गया। बादशाह का मन अचेली को देखकर चलायमान हो रहा था, लेकिन साथ ही साधु का भय भी बना हुआ था। अंत में अचेली के सौंदर्य ने साधु के भय पर विजय पाली और दोनों वहीं सो गए। जब अचेली सवेरे उठकर जाने लगी तो उसने बादशाह से कहा कि मुझे अपनी कोई पहचान दे दे,
क्योंकि मैं तो साधु के साथ रहती हूँ। आज इस गांव में हूँ तो कल किसी दूसरे गांव में। बहुत संभव है फिर कभी तुम्हारे नगर में आना हो जाए। बादशाह ने अपना दुपट्टा, कटार और अंगूठी उसे दे दी। तीसरे दिन साधु आ गया और उसने बादशाह को छुट्टी दे दी। जाते वक्त साधु ने बादशाह को बहुत सारी राख भी दे दी। बादशाह चला गया तो साधु ने भी अपनी माया समेट ली और वहां से चलता बना। वो अचेली कोई और नहीं, वजीर की बेटी थी। उसका काम बन गया था। अब उसने साधु का वेश त्याग दिया और सुरंग के रास्ते महल में चली गई। बांदी को उसने लौटा दिया। 9 महीने बाद उसके लड़का हुआ। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदारों ने डरते डरते बादशाह को इसकी सूचना दी। बादशाह ने कहा कि महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तब बच्चे के रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है। बादशाह नंगी तलवार लेकर महल की ओर चल पड़ा। दीवार तोड़वाकर उसने महल में प्रवेश किया। इधर बेगम ने बच्चे की उंगली में बादशाह की अंगूठी पहना दी, पास में कटार रख दी और उसके गले में बादशाह का दुपट्टा लपेटकर उसे अलग सुला दिया। बादशाह ने बेगम से कड़क कर पूछा कि यह बच्चा कहाँ से आया, शीघ्र बतला, नहीं तो तेरा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ। बेगम ने कहा कि उधर बच्चा सोया है, उसी से पूछ लो, वही सब कुछ बता देगा। बादशाह ने बच्चे को देखा। दुपट्टा, कटार आदि देखकर भी उसे कुछ ध्यान नहीं आया। उसने बच्चे से कई बार पूछा, लेकिन वो बेचारा क्या जवाब देता। बादशाह गुस्से में भरा फिर बेगम के पास आकर बोला कि यह तो कुछ नहीं बोलता, अब या तो तू सही उत्तर दे अथवा यही तेरा काम तमाम करता हूँ। इस पर बेगम ने तुनक कर कहा कि यह तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन क्या तुम्हारी भी अक्ल फूट गई है? दुपट्टा, कटार और अंगूठी जो बच्चा पहने हुए हैं, वे किसके हैं? बादशाह कुछ याद करता हुआ सा बोला कि वे हैं तो मेरे ही, लेकिन वे तो मैंने उस फकीर की बेटी को दिए थे, तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? इस पर बेगम फिर बोली कि तुम्हारी पीठ पर जो चिमटे मैंने लगाए थे, वह तो तुम नहीं भूले होगे। तुमने इस महल की दीवार पर जो ये लिखवाया है, मैं करती तो करके दिखा देती, सो मैंने तुम्हें यही करके दिखलाया है। बादशाह की गर्दन झुक गई और वह सम्मान के साथ वजीर की बेटी को अपने महल में ले गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।